जय हिंद दोस्तों, बिहार ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग होमवर्क सीरीज के डे 41 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहां आपको हर एक क्लास की पीडीएफ उपलब्ध मिल जाएगी। बिहार पुलिस की तैयारी के लिए भी अच्छा टेस्ट सीरीज लाया जाएगा, तो इसके लिए आप हमसे जुड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री धन्य धान योजना के तहत कितने किसानों को मदद मिलेगी और कितने जिलों को कवर किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री धन्य धान योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2025 में की जाती है और प्रधानमंत्री धन्य धान योजना के तहत टोटल 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी और इस योजना में टोटल 100 जिलों को कवर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल रूप से भारतीय भाषाओं के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने में कौन सी योजना शुरू की गई है? स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल रूप से भारतीय भाषाओं के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की गई है। अगर इस योजना की बात करें तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत 2025 में की जाती है और इस योजना में भारतीय पुस्तकें जो है स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अगर हिंदी की हम लोग बात करें तो हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा 14 सितंबर 1949 को दी जाती है। इसी कारण हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गिग वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य सेवा किस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा? तो गिग वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य सेवा जो योजना है ये आयुष्मान भारत योजना या फिर इसी को बोलते हैं जन आरोग्य योजना, इन दोनों योजनाओं के तहत इन्हें सेवा प्रदान की जाएगी और ये स्वास्थ्य सेवा फ्री में दी जाती है। इसमें अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की तो इसकी शुरुआत 2018 में होती है। अगर पूछता है कि आयुष्मान भारत योजना या फिर जन आरोग्य योजना की शुरुआत कहाँ से की जाती है तो ये झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत की जाती है। इसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक की राशि दी जाती है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यूजेबल होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज करने के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को 2028 तक बढ़ा दिया है। इस योजना की बात करें तो इस योजना को 15 अगस्त 2019 को लागू किया जाता है और इस योजना की टारगेट क्या थी? टारगेट की अगर बात करें तो इस योजना की टारगेट 2024 तक थी, 2024 तक थी, लेकिन इसको बढ़ा के 2028 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत अभी तक 12 करोड़ घरों को अच्छी पानी यानी अच्छा जल देने का कार्य किया गया है। अगर हम लोग बात करें इसी जल जीवन मिशन योजना के तहत एक और योजना चलाई गई थी, हर घर जल योजना, और हर घर जल योजना की बात करें तो इसमें टॉप स्टेट गोवा हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत कितने गांवों को जोड़ा गया जाएगा और कितने आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाएगा? तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत टोटल 63,000 गांवों को जोड़ा जाएगा और आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाएगा। अगर हम बात करें तो 5 करोड़ आदिवासी परिवार, इसमें 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा। अगर शुरुआत की बात करें तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना इसकी शुरुआत 2024 में की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण लोन की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 में की जाती है और इस योजना में 3 प्रकार की योजनाएं शामिल है। एक शिशु के लिए होती है, एक किशोर के लिए होती है और एक तरुण के लिए होती है और तीनों योजनाओं में अलग अलग राशियां दी जाती है। शिशु के लिए 50,000 राशि दी जाती है, वहीं किशोर के लिए 5 लाख राशि दी जाती है और तरुण के लिए 10 लाख राशि दी जाती है।
और यही तरुण के लिए 10 लाख राशि को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई? तो पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 2020 में की जाती है। अगर हम बात करें पीएम स्वनिधि योजना की, तो पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए लाई गई थी। ये योजना जो गलियों में काम करने वाले वेंडर होते हैं उनके लिए लाई गई थी और इस योजना के तहत प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 तक की राशि दी जाएगी और कितने दिनों के लिए? टोटल 3 महीनों के लिए वो राशि दी जाएगी और ये राशि ब्याज मुक्त होगी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुभद्रा योजना केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में शुरू की गई तथा किस बजट के दौरान शुरू की गई? तो सुभद्रा योजना केंद्र सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में शुरू की गई और ये 2023 के बजट में इसको शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें सुभद्रा योजना की, तो पूरे विश्व में महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना सबसे बड़ी योजना है और इस योजना में 50,000 रुपए की राशि 5 सालों के लिए दी जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पीएम डिवाइन योजना का लक्ष्य क्या रखा गया है तथा इसका संबंध किससे है? तो पीएम डिवाइन योजना का लक्ष्य 2025-26 रखा गया है और इसका संबंध पूछे तो इसका संबंध पूर्वोत्तर राज्यों के विकास से हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें रैंप योजना की, तो रैंप योजना एमएसएमई के लिए चलाया गया था। किसानों की एमएसएमई के लिए ये योजना चलाया गया था और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए एक और योजना चलाई गई थी जिसको पूर्वोदय योजना बोला जाता है। और पूर्वोदय योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2023 में की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फसल बीमा योजना को किस वर्ष चलाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो फसल बीमा योजना को 2025-26 तक चलाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। अगर बात करें हम लोग फसल बीमा योजना की, तो इसकी शुरुआत 2016 में की जाती है और कहां से की जाती है? तो फसल बीमा योजना की शुरुआत न्यू दिल्ली से की जाती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। और फसल बीमा योजना में 3 फसलों पे सब्सिडी दी जाती है। 3 फसलों की बात करें तो एक रबी हो जाएगा, एक खरीफ हो जाएगा और एक बागवानी फसल हो जाएगा। इन तीनों की बात करें तो रबी फसल पे 1.5% और वहीं खरीफ फसल पे 2% और बागवानी फसल पे 5% तक की बीमा राशि दी जाती है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनके निर्यात और संवर्धन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनके निर्यात और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय नीवल हथकरघा योजना प्रारंभ की गई है। अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत 2025 में की जाती है। अगर इस योजना के तहत हथकरघा के मैटर में बात करें टॉप स्टेट कौन है, तो टॉप स्टेट की बात करें तो ये यूपी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पीएम सोलर घर योजना कब शुरू की गई? तो पीएम सोलर घर योजना की शुरुआत 2024 में की जाती है तथा इस पर सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो पीएम सोलर घर योजना पे सरकार द्वारा 40% की सब्सिडी दी जाएगी और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही हो जाएगा कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट मुक्त बिजली दिया जाएगा? तो पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत टोटल 300 यूनिट मुक्त बिजली प्रदान की जाएगी तथा सोलराइजेशन के तहत कितने घरों का लक्ष्य रखा गया है? तो सोलराइजेशन का जो लक्ष्य है वह 1 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया है। इसकी शुरुआत की बात करें तो पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की शुरुआत कब की जाती है? तो इसकी शुरुआत 2024 में की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यहां पे लिख लेंगे अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत जो है अवधि को बढ़ा के किस वर्ष कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को बढ़ा के 2028 तक कर दिया गया है। अन्न योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत होती कब है? तो इसकी शुरुआत 2020 में की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रिवीजन सीरीज का प्रश्न है। अगला प्रश्न है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का जो सम्मेलन है ये दुबई में किया गया है। अगला है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का जो सम्मेलन है ये गांधीनगर में किया गया है। तो ये युवा शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन है जो गांधीनगर में हुआ है
वहीं अगर हम लोग बात करें कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी बिम्स्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। G21 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो G21 2025 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। अगला है G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ है? तो ये कनाडा में होगा। अगला है क्वाड 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये भारत में होगा। अगला है पूर्वदेशी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे? तो ये कोलकाता में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक मेला 2025 कहाँ पे हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ पे होगा? तो ये भुवनेश्वर में होगा। अगला है वेब शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। अगला है आसियान भारत पर्यटन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? तो ये 2025 को घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिग्मो त्योहार 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो सिग्मो त्योहार गोवा में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन लूट की घटना कब हुई? तो काकोरी ट्रेन लूट की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी तथा इसे किस संगठन द्वारा अंजाम दिया गया था? तो काकोरी ट्रेन लूट को HRA संगठन द्वारा अंजाम दिया गया था। अगर HRA संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1924 को सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा की जाती है और यही HRA आगे चल के 1928 में HSRA के रूप में बन जाता है। और इस संगठन की अगर हम लोग बात पूछे तो इस संगठन के संस्थापक कौन थे? तो इस संगठन के संस्थापक भगत सिंह हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भोजन, कार्य और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो भोजन, कार्य, उत्पादन का जो नारा है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के काल की बात करें तो 1985 से लेके 1990 तक ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल हो जाएगा। अगर बात करें कि ये पंचवर्षीय योजना यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो ये डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पे आधारित थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम 1981 में पारित किया गया है। अगर हम लोग बात करें पर्यावरण संरक्षण की तो पर्यावरण संरक्षण का जो अधिनियम है ये 1986 में आता है। वहीं अगर हम लोग बात करें वन जीव संरक्षण की तो वन जीव संरक्षण का अधिनियम 1972 में आता है। वहीं अगर हम लोग बात करें टाइगर परियोजना तो टाइगर परियोजना का अधिनियम 1973 में आता है। अगर हम लोग बात करें हाथी परियोजना तो हाथी परियोजना का अधिनियम 1992 में आता है। तो ये सारी परियोजनाओं को आप लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंत ज्वार या फिर इसको हम लोग टाइफाइड बोलते हैं। आंत ज्वार किस जीवाणु के कारण होता है? तो आंत ज्वार जो है या फिर टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है इसके कारण होता है। अगर हम लोग बात करें कि इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है तो आंत ज्वार के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी बात करें CBC, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो CBC का कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 साल, जो पहले हो जाए ये 4 वर्ष या फिर 65 साल होता है। अगर हम बात करें CBC की तो ये के संथानम समिति के सिफारिश पे CBC को लाया गया था। अगर हम बात करें कि ये आया कब था तो CBC का जो गठन है ये 1964 में किया जाता है। फर्स्ट CBC की बात करें तो फर्स्ट CBC थे कौन? तो ये श्रीनिवास थे। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में कौन हो जाएंगे? AS राजीव हो जाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। फर्स्ट और प्रेजेंट ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले कब और किसके द्वारा दिया गया है? तो क्वाड की अवधारणा सर्वप्रथम 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा दिया गया है। अगर बात करें औपचारिक रूप से लागू कब हुआ है तो औपचारिक रूप से लागू 2017 में किया गया है। और क्वाड देशों में आते कौन है? तो क्वाड देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और USA आते हैं। और इन क्वाड देशों का एक एक्सरसाइज भी किया जाता है जिसे हम लोग मलाबार अभ्यास कहते हैं। और मलाबार अभ्यास हिंद महासागर में किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
पूर्व का महाकुंभ के नाम से किस त्योहार को जाना जाता है? तो पूर्व के महाकुंभ के नाम से अंबुबाची मेला को जाना जाता है। और ये अंबुबाची मेला लगता कहाँ पे है? तो ये असम में लगता है। असम में भी पूछे कहाँ पे लगता है, तो कामाख्या मंदिर के पास ये मेला लगता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। असम से कुछ बातें आप लोग याद रखेंगे। तेल का पहला कुआं कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो तेल का पहला कुआं ये असम में खोदा गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और 100% सोलर से चलित जो सचिवालय है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो ये भी असम में बनाया गया है। और असम ने एक और काम किया है, तो असम ने अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर दी है। तो सेकंड राजधानी असम की कौन सी हो जाएगी? तो ये डिब्रूगढ़ हो जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, मिलाना है। अगर हम लोग बात करें कि देवी चंद्रगुप्त, तो देवी चंद्रगुप्त को विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। वहीं कर्पूरी मंजूरी की बात करें तो इसको चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। किरात जुर्नियम की बात करें तो ये भारवी के द्वारा लिखा गया है। वहीं 10 कुराम चरित्र की बात करें तो ये दांडी के द्वारा लिखा गया। तो आप ये मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ है? तो मच्छीवाड़ा के युद्ध की बात करें तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुमायूं और अफगान के बीच हुआ था। वहीं अगर हम बात करें हुमायूं से रिलेटेड तो 1539 में एक युद्ध होता है, 1540 में एक युद्ध होता है। ये दोनों युद्ध निर्णायक युद्ध होते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध होता है और 1540 में विलग्राम का युद्ध होता है। और ये दोनों युद्ध लड़े किसके बीच जाते हैं? तो ये शेरशाह और हुमायूं के बीच ये दोनों युद्ध लड़े जाते हैं। और इसी युद्ध के बाद हुमायूं भारत से निष्कासित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दशमलव प्रणाली के आधार पर मनसबदारी प्रथा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दशमलव प्रणाली के आधार पर मनसबदारी प्रथा का शुभारंभ अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर की बात करें अगर हम लोग तो ये मनसबदारी प्रथा की बात करें तो 1574-75 के आसपास इसको शुभारंभ किया गया है। अगर अकबर के हम लोग राज्य अभिषेक की बात करें तो अकबर का राज्य अभिषेक कालानौर में किया जाता है। अकबर से कुछ बातें आप लोग याद रखेंगे। 1500 अगर हम लोग 56 की बात करें तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। 1562 की बात करें तो 1562 में अकबर दास प्रथा को अंत करता है। 1563 की बात करें तो 1563 में अकबर तीर्थ यात्रा कर को खत्म करता है। वहीं 1564 की बात करें तो 1564 में अकबर जजिया कर को समाप्त करता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और इसके बीच होता है तो महाराणा प्रताप के बीच होता है। वहीं 1582 की बात करें तो 1582 में अकबर दीन इलाही धर्म को लाता है। और दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू पूछे कौन थे? तो वो बीरबल थे। 1583 की बात करें तो 1583 में अकबर इलाही सम्मत कैलेंडर को लाता है। इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शाहजहांनामा का पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो शाहजहांनामा पुस्तक जो है ये इनायत खां के द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही कुछ और भी पुस्तकें हैं, जैसे हुमायूं नामा की बात करें तो हुमायूं नामा को किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें बाबर नामा, तो बाबर नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाबर नामा बाबर के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर हम लोग अकबर नामा की बात करें तो अकबर नामा को अब्बुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अगर हम लोग बात करें जहांगीर नामा, तो जहांगीर नामा को जहांगीर के द्वारा ही लिखा गया है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका नामक रचना किसके द्वारा और किस भाषा में लिखा गया है? तो विनय पत्रिका नामक रचना तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और ये विनय पत्रिका नामक रचना वज्र भाषा में लिखा गया है। अगर हम लोग तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास अवधी भाषा के कवि थे, लेकिन उन्होंने ब्रज भाषा में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। अवधी भाषा में बात करें तो अवधी भाषा में इन्होंने राम लल्ला नच्छू जो रचना है इनके द्वारा ही लिखी गई है। वहीं अगर हनुमान चालीसा की बात करें तो हनुमान चालीसा रचना भी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा हो जाएगा। अल्मीडा के द्वारा एक पॉलिसी चलाई जाती है जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा के द्वारा चलाई जाती है। और अल्मीडा के बाद सेकेंड गवर्नर कौन आता है? तो सेकेंड गवर्नर अल्बुकर के द्वारा गोवा को 1510 में जीता जाता है। और वहीं अगर बात करें अल्बुकर के द्वारा सती प्रथा का भी अंत किया जाता है।
अल्बुकर्क ने बहुत सारे काम किए हैं, इसी कारण अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। अगर तीसरे गवर्नर की बात करें तो तीसरा गवर्नर नीनो डो कुन्हा आता है, और नीनो डो कुन्हा ने गोवा को राजधानी 1530 में बनाता है। 1535 की बात करें तो 1535 में दमन को नीनो डो कुन्हा जीत लेता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, स्टैटिक की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ही सुलमित नहीं है, यानी कौन सी गलत है, इसको चूज करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वेलास्ट के शासन पे हुआ था। वहीं अगर आप बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो उस समय गवर्नर वारन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो उस समय गवर्नर कैनिंग नहीं कर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो उस समय गवर्नर वेलेस्ली था। तो तीसरा कथन सही हो जाएगा क्योंकि यह कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एला सापा की संधि कब और किस युद्ध में की गई। तो एला सापा की संधि 1948 में प्रथम कर्नाटक युद्ध में की गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में एला सापा की संधि की जाती है। वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि की जाती है। अगर तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि की जाती है। ये संधियां आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अगर हम किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यही विभक्त होने की प्रक्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन खनिज काफी आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विब्रियो कालरी नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है। तो विब्रियो कालरी नामक जीवाणु से हैजा रोग होता है तथा यह शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो विब्रियो कालरी नामक जीवाणु जो है ये शरीर के आंत से स्रावित होता है। इसको भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। वाहक की बात करें, अगर वाहक की बात करें तो दूषित पानी इसका सबसे बड़ा वाहक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो आप इसका जवाब कमेंट में आप लोग हमें देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोई भी धन विधेयक को किसकी अनुमति से पुनः सदन में प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा यह केवल किस सदन में पूर्णतः स्थापित होगा। तो कोई भी धन विधेयक को किसकी अनुमति से, तो ये प्रेसिडेंट की अनुमति से यानी राष्ट्रपति की अनुमति से प्रतिस्थापित किया जाएगा। और ये केवल किस सदन में प्रतिस्थापित होगा। तो अगर हम लोग बात करें धन विधेयक की तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रतिस्थापित किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें धन विधेयक की तो धन विधेयक का विशेष प्रावधान अनुच्छेद 109 में किया गया है। वहीं अगर हम धन विधेयक की परिभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई राज्यों का विचार स्वतंत्रता पूर्व किस वर्ष पश्चात ही प्रारंभ हो गया। तो भारत में भाषाई राज्यों का विचार स्वतंत्रता पूर्व 1895 में ही प्रारंभ हो गया था। वहीं अगर विचार की बात करें तो इसका विचार उसके बाद 1919 में आता है और भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा 1956 में 56 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्य के स्थानीय स्वशासित संस्थाओं में एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो राज्य विधानसभा की कितने सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें तो विधान परिषद की चर्चा है किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की चर्चा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत सचिव को आदेश दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकते हैं। भारत में महालेखा परीक्षा या फिर सीएजी की बात करें तो सीएजी की नियुक्ति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय मामलों पर सीधा ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किया गया। तो भारतीय मामलों पर सीधा ब्रिटिश नियंत्रण 1858 के अधिनियम के तहत किया गया।
और 1858 के अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नाम का पद दे दिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। और वायसराय बनने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? तो प्रथम वायसराय की बात करें तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वज्जी महाजनपद का संबंध किस राज्य से है? तो वज्जी महाजनपद का संबंध बिहार राज्य से हो जाएगा। तथा यह कुल कितने कुलों में विभाजित था? तो वज्जी महाजनपद कुल 8 कुलों में विभाजित था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किस जनजाति का संघ का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में वज्जी संघ जनजाति का उल्लेख किया है। और कौटिल्य के द्वारा ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी। कौटिल्य थे कौन? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त राजा मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में क्रमशः भारत से बाहर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत में अवस्थित महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो भारत से बाहर टोटल 2 महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, बिहार में 3 महाजनपद थे, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1 और दक्षिण भारत में टोटल 1 महाजनपदों की संख्या थी। अगला है, लिच्छवी राज्य पर हर्यक वंश के किस राजा ने विजय प्राप्त की थी? तो लिच्छवी राज्य पर हर्यक वंश के अजातशत्रु ने विजय प्राप्त की थी। अगर अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बना था। अगर हम लोग अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु के समय ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। वहीं अगर अजातशत्रु ने ही पहली बार रथ, मुसल और महाशिलाकंटक जो शस्त्र है इसका प्रयोग पहली बार किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विदेश साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विदेश साम्राज्य की राजधानी जनकपुर थी। तथा इसका उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो विदेश साम्राज्य की राजधानी का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो अंग महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में बिहार में कौन से जिले शामिल है? तो बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले शामिल है। वहीं अंग महाजनपद की राजधानी की बात करें तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने किस महाजनपदों को चेनपू के नाम से वर्णित किया है? तो ह्वेनसांग ने चेनपू नाम से अंग महाजनपद को वर्णित किया है। ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग आया कब था? तो हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया और एक विद्यार्थी के रूप में भी कार्य किया। इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस महाजनपद की राजधानी 4 और 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी 4 और 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर थी। मगध महाजनपद का प्रादुर्भाव बिंबिसार से होता है। बिंबिसार ने विवाह की नीति से ही अपने पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थल से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं? तो बिहार के मुंगेर और गया स्थलों से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है, चिरांद और चेचर नामक स्थल किस काल से संबंधित थे? तो चिरांद और चेचर नामक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। अगला देखते हैं। अगला है, नवपाषाण युग और कांस्य युग के बीच संक्रमण कालीन काल कौन सा है? तो नवपाषाण काल और कांस्य काल जो होता है इन दोनों के बीच एक संक्रमण काल आता है जिसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है? तो चिरांद, मुनेर, चंपा, मुंगेर ये सभी नवपाषाण काल से संबंधित है। मुंगेर ना है, मुंगेर तो पूरा पाषाण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है? तो चिरांद, मुनेर और चंपा ये तीनों स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। वहीं अगर हम लोग मुंगेर की बात करें, नालंदा की बात करें तो ये दोनों नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है।
वहीं ताराडीह की बात करें तो ये भी नव पाषाण काल से संबंधित नहीं है। मुंगेर और नालंदा पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और ताराडीह की बात करें तो ताराडीह तीनों कालों से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम तीनों कालों में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो सारण जिले के गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल चिरांद हो जाएगा। अगला है, अंग महाजनपद को किस शासक द्वारा मगध में मिलाया गया? तो अंग महाजनपद को बिंबिसार के द्वारा मगध में मिलाया गया। और अंग महाजनपद का अंतिम राजा की बात पूछे तो अंग महाजनपद का अंतिम राजा ब्रह्मदत्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस महाजनपद में प्रतिनिधियों की एक निर्वाचित विधानसभा थी? तो एक निर्वाचित विधानसभा की बात करें तो ये वैशाली में थी। और किस महाजनपद में पूछता है तो ये वज्जी महाजनपद हो जाएगा इसका आंसर। तो वज्जी महाजनपद वैशाली में थी और वैशाली में ही प्रतिनिधियों की एक निर्वाचित विधानसभा थी। और यहाँ पे लोकतंत्र की तरह एक निर्वाचित विधानसभा थी। अगला है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हो जाएगी। तथा वह बिहार के किस जिले से मेल खाती है? तो अंग महाजनपद बिहार के भागलपुर जिले से मेल खाती है। भागलपुर और मुंगेर साइड में अंग महाजनपद थी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, जीव विकास के क्रम में न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण द्वारा कौन से दो न्यूक्लिक अम्ल बने हैं? तो ये डीएनए और आरएनए दो अम्ल बने हैं। अगर हम लोग बात करें डीएनए और आरएनए की, तो इन दोनों की खोज किसने की है? तो इन दोनों की खोज फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा की जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस तत्व के निर्माण के साथ ही जीवन की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया? तो न्यूक्लियो प्रोटीन के तत्व के निर्माण के साथ ही जीवन उत्पत्ति के मार्ग प्रशस्त हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुकूल परिस्थितियों में प्रारंभिक कोशिकाओं के किस कोशिका की उत्पत्ति हुई है? तो अनुकूल परिस्थितियों में प्रारंभिक कोशिकाओं के यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे है, सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी को क्या कहते हैं? तो सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी को वायरस कहा जाता है। अगर वायरस की बात करें तो वायरस की खोज की किसने है? तो वायरस की खोज इवानोव्स्की के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत कब और किसके द्वारा दिया जाता है? तो विकासवाद का सिद्धांत लैमार्क के द्वारा 1809 में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया जाता है। और इसका वर्णन किस पुस्तक में है? तो इसका वर्णन प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में किया गया है। आगे है, जीवों के विकास के आधार पर सही अनुक्रम को बताना है। तो जीवों के आधार पर सही अनुक्रम हो क्या जाएगा? ये होगा, सबसे पहले प्रोटोजोआ का निर्माण हुआ, फिर मछली, फिर उभयचर, फिर सरीसृप और लास्ट में स्तनधारी का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला है, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे ज्यादा मिलते हैं अथवा सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया हो जाएगा। और यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किया किसने था? तो ये व्हीलर के द्वारा यूरिया का संश्लेषण पहली बार किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज हो जाएगा। संश्लेषण की बात करें, संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा? तो संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, बायोगैस और गोबर गैस जैसे ईंधनों का प्रमुख अवयव क्या है? तो बायोगैस और गोबर गैस जैसे प्रमुख ईंधनों का अवयव मीथेन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। मीथेन के फॉर्मूला की बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में किस एक गैस का रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस को प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में एसिटिलीन गैस कैसे तैयार किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस कैसे तैयार होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड में के ऊपर पानी अगर छिड़का जाएगा तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर उपयोग कहाँ किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग ज्यादातर फ्रिज और एसी में किया जाता है।
इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला और लास्ट प्रश्न है, प्रकाश उत्पन्न करने वाले होकर हॉकर लैंपों का किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले हॉकर लैंपों में पारा का प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसका कमेंट में जवाब देंगे। आप प्रश्न बताएंगे कि G20 का अध्यक्षता 2024 में किसने की है? इस प्रश्न को आप लोग जवाब देंगे कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।